चलिए, let us resume our lecture on solution. In the last lecture, we are discussing about the vapor pressure concept. पिछले लेक्चर में मैंने आपको the concept of volatile substance सिखाया था और वेपर प्रेशर कंसेप्ट के बारे में बताया था कि वेपर प्रेशर होता क्या है, and that's the most important concept of that chapter. मैं बिल्कुल वहीं से लेक्चर को रिज्यूम करता हूँ, लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ. एंड लेट मी जस्ट रिमाइंड दैट वेपर प्रेशर कंसेप्ट. मैं एक बार इसको दोबारा से दोहरा देता हूँ. मैंने किस तरीके से आपको जो जो बातें बताई थी, मैं वो सारी बातें एक बार आपको फिर से एलाबोरेट कर देता हूँ. हमने एक प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस इमेजिन करा था, a substance that has tendency to evaporate. एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी इवेपोरेट करने की टेंडेंसी थी और वो इवेपोरेट कर रहा था, इवेपोरेट कर कर वेपर्स में कन्वर्ट हो जा रहा था, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जा रहा था. और ये गैसेस फेज में कन्वर्ट होने के बाद these gases molecules will exert pressure in all direction. ये सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, बीकर पर और लिक्विड सरफेस पर. और these gas particles will prevent further evaporation. ये प्रेशर लगाते हैं इस लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर और आगे की फर्दर इवेपोरेशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं, रोकते हैं. बट अभी ये प्रेशर इतना स्ट्रांग इनफ नहीं होता कि पूरी तरीके से उस इवेपोरेशन को रोक दे, प्रोसेस को रोक दे, और इस वजह से कुछ और पार्टिकल्स इवेपोरेट कर जाते थे. गैस के पार्टिकल्स बढ़ जाने से गैस के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाता था, पर अभी भी वह प्रेशर इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह पूरी तरीके से इस इवेपोरेशन को रोक दे. इस तरीके से धीरे धीरे गैस के वेपर्स बढ़ते जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट अचीव होगा कि जहां पर यह प्रेशर इतना अधिक हो जाएगा कि वह अब इस काबिल होगा कि उस इवेपोरेशन को रोक दे. हमें ऐसा लगेगा कि इवेपोरेशन रुक गया है, पर वाकई में वहां पर इवेपोरेशन रुका नहीं होगा, वहां पर अब कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए और उस कंडीशन पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा. और इस कंडीशन पर इन वेपर्स के द्वारा लगने वाला जो भी प्रेशर था, हमने उसे कहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस A एंड डिनोटेड बाय PA0. इनिशियली हम इक्वेशन को, हम प्रोसेस को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन वी विल रिप्रेजेंट दैट प्रोसेस बाय दैट केमिकल इक्वेशन. यहां तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था. नाउ मैं बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करता हूं. अब नाउ दिस वेपर प्रेशर, what does this vapor pressure suggest us? What does this vapor pressure tell us? ये वेपर प्रेशर हमें बताता क्या है, हमें क्या सजेस्ट करता है? हम कहते हैं अगर सब्सटेंस का वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी इवेपोरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और इवेपोरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो वह इवेपोरेट ज्यादा करेगा. इवेपोरेट ज्यादा करेगा तो गैसेस के वेपर्स भी ज्यादा होंगे. वेपर्स के ज्यादा हो जाने से वो लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा. We used to say the more the volatile nature of substances, the more will be the vapor pressure of substances. मैं इसी बात को लिखता हूं. The more the volatile nature of substance is, the more will be the vapor pressure of a substance.
सब्सटेंस का उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। और वी कैन आल्सो कंक्लूड रिवर्स स्टेटमेंट ऑफ इट, इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं। हम कहेंगे अगर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा है, दैट मींस वह वोलेटाइल ज्यादा है। अगर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है। तो हम कहेंगे द मोर the vapor pressure of a substance is the more the volatile nature is, the more the volatile nature is. Now, अब इसी समय अगर मैं आपसे पूछूं, अगर पेट्रोल और वाटर की बात करी जाए, if we talk about water and petrol, अगर मैं पेट्रोल और वाटर की बात करूं, then which is more volatile? इन दोनों में ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा? डेफिनेटली आप कहोगे सर पेट्रोल, पेट्रोल विल बी मोर वोलेटाइल। वाटर एंड पेट्रोल which is more volatile? ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है? तो आप कहोगे पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल and it has more vapor pressure, it has more vapor pressure than water. वाटर से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। That's the concept of vapor pressure. Similarly, if I'll ask you about perfume and petrol, which is more volatile, परफ्यूम और पेट्रोल में ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? डेफिनेटली यू विल आंसर सर परफ्यूम ज्यादा वोलेटाइल है, परफ्यूम का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, परफ्यूम का वेपर प्रेशर ज्यादा है। परफ्यूम जब तक ही लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब तक वह बॉटल में रहता है, जैसे ही वह बॉटल से बाहर आता है डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट। बॉटल के बाहर आते ही तुरंत वह गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वह तब तक लिक्विड स्टेट में रहता है जब तक वह बॉटल के अंदर रहता है, और उसके बाद इट विल कन्वर्ट इनटू द गैस। जैसे ही बॉटल से बाहर आएगा वह गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे सिमिलरली पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल। यहीं पर लिखता हूं perfume is more volatile than petrol, and it has greater vapor pressure. इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? देन द पेट्रोल। पेट्रोल के वेपर प्रेशर से परफ्यूम का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। That's about the vapor pressure. You just copy down fast, इसको फटाफट कॉपी कर लिया जाए।
मैं फिर कुछ और बातें इस वेपर प्रेशर कंसेप्ट के बारे में बताता हूं. यू जस्ट कॉपी डाउन फास्ट. चलिए नेक्स्ट कुछ और कंसेप्ट्स, कुछ और बातें इस वेपर प्रेशर के बारे में देखते हैं, समझते हैं. Now, this vapor pressure of any substance is independent to the any physical parameter. This vapor pressure of any substance is independent to any physical parameter. किसी भी physical parameter से independent होता है. It never depends upon any of the physical parameter. Means this vapor pressure is independent to the shape of the beaker. Beaker की shape क्या ली गई है? Is independent to the geometry of the beaker. Is independent to the size of the beaker. Is independent to the pressure over the beaker. It is independent to the amount of the solution present in the beaker. It is independent to the concentration of beaker. It is independent to the any impurity in the solution. It only depends upon temperature. Vapor pressure is independent to any physical parameter, whether it is pressure, whether it is density of the solution, whether it is concentration of the solution, size of the beaker, geometry of the beaker, shape of the beaker, whatever it is. It is independent to all physical parameters. It only depends on temperature. मैं लिखता हूं vapor pressure of any substance is independent to any physical parameter. Like density of solution, concentration of solution, size of the beaker, geometry of beaker, etc. And it only depends upon temperature of a substance. It only depends upon temperature. यह सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर
vapor pressure increases. With increase in temperature, vapor pressure also increases. टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है. That is how temperature depends upon the vapor pressure. Oh sorry, how vapor pressure depends upon the temperature. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इस बात को भी साबित करता हूं. How vapor pressure is dependent on temperature. मैं इस बात को भी साबित करता हूं. देखिए, हम कहते हैं एट दैट इक्वेशन, एट दैट सिचुएशन, अभी यहां पर क्या कंडीशन है? नाउ अभी यहां पर कंडीशन क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन. कुछ इस तरह की कंडीशन है. एंड फॉर दैट कंडीशन वी कैन ऑलवेज डिफाइन ए कांस्टेंट, वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमेशा हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं. वी कॉल इट एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट इज गिवन बाय k active mass of A in gaseous phase upon active mass of A in a liquid phase. We can always define that equilibrium constant in that manner. इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. और हम जानते हैं, we know that the active mass of A which is in liquid state will be taken as 1. हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये पढ़कर आए हैं कि लिक्विड का एक्टिव मास 1 ले लिया जाता है, वह कांस्टेंट होता है. टू इज आवर कैलकुलेशन उसे 1 ले लिया जाता है. तो यहां पर that K becomes equals to active mass of A in gaseous state. और हमने ये देखा है एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ गैसेस, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का एक्टिव मास कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. इक्विलिब्रियम पढ़ते समय हमने ये बात को देखा था. अगर मेरा कोई भी रिएक्टेंट गैस होती है तो उस गैस का एक्टिव मास वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं. यहां पर ए मेरे क्या है? गैसियस स्टेट में है, वेपर्स है ए के, और इन वेपर्स के लगने वाला जो प्रेशर है उसे कहा जाएगा प्रेशर ड्यू टू ए या पी ए नॉट. जिसे हम पी ए नॉट कह रहे हैं, इनके वजह से जो प्रेशर है उसे हम पी ए नॉट कह रहे हैं. प्रेशर ड्यू टू द गैस, टू द पार्टिकल्स ऑफ ए, दैट इज पी ए नॉट. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं K is equals to पी ए नॉट. अब we know very well that equilibrium constant only depends upon the temperature. equilibrium constant सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ये बात हमने इक्विलिब्रियम पढ़ते समय देखी थी, बड़े डिटेल में एलैबोरेट करी थी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पी ए नॉट के बराबर है, वेपर प्रेशर के बराबर है, तो वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. K is dependent on temperature, equilibrium constant depends on temperature. ये बात हम देखकर आ चुके हैं ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में 11th स्टैंडर्ड में. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पी ए नॉट के बराबर है, वेपर प्रेशर के बराबर है. इस वजह से वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. मैं इसी बात को लिखता हूं एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K depends on temperature. Therefore, vapor pressure
PA naught also depends upon temperature. Vapor pressure PA naught also depends upon temperature. And now the variation of temperature with equilibrium constant is given as, मैं इसको लिखता हूं, and the relation and the variation of equilibrium constant K with temperature is given as, or is given by Arrhenius equation. ये भी हम 11 स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का जो वेरिएशन है विद टेम्परेचर is given by Arrhenius constant and is given as AE raised to the power minus delta H RT. इनफैक्ट मैं काम करता हूं, K is equals to AE minus delta H R. इस तरीके से इट विल बी मोर क्लियर। वेयर, मैं सब चीजों को भी लिख देता हूं, वेयर A is Arrhenius constant, A is Arrhenius constant, T is temperature in Kelvin, delta H is the change in enthalpy, and K is equilibrium constant, आप जानते हैं। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी आप जानते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, this is the variation of equilibrium constant K with temperature. कुछ इस तरीके से K varies with the temperature. Arrhenius constant, T temperature in Kelvin, delta H is the change in enthalpy, R is the universal gas constant, K is the equilibrium constant, and that equation is called as Arrhenius equation suggested by Arrhenius, and that equation shows the variation of equilibrium constant K with temperature. टेम्परेचर के बढ़ाने से K की वैल्यू बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। You just copy down fast, इसको फटाफट कॉपी कर लिया जाए, and then next see how vapor pressure varies with temperature. How this vapor pressure varies with temperature. You just copy down fast. Again, you have 2 to 3 minutes.
चलिए लेट्स मूव ऑन. लेट्स डिस्कस हाउ वेपर प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर. देखेंगे वेपर प्रेशर किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. मैं इस एक्सप्रेशन को यहीं लिखा दे रहा हूं. एज दैट एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड. एक्सप्रेशन यूज करा जाएगा. लेट्स ऑब्जर्व हाउ वेपर प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर. देखते हैं किस तरीके से वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. चलिए अब दैट इज k is equals to AE minus delta HRT. K is equals to PA naught. Therefore I can substitute the value of k here. मैं यहां पर k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. हम लिखेंगे PA naught is equals to AE minus delta HR. PA naught is equals to AE minus delta L V R T. ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन. इसी समय उस एक्सप्रेशन को वॉच करा जाए जो मैंने लिखा है. ये इनफैक्ट मैं काम करता हूं, इसको मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में चेंज करता हूं. मैं इसको भी डेल्टा एच ही लिखा देता हूं. मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेता हूं. माइनस डेल्टा एच आर टी. अब के की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. नाउ मैं कहता हूं एट टेम्परेचर T1 vapor pressure is equals to PA naught 1, and similarly at temperature T2 पर the value of vapor pressure will be PA naught 2. टेम्परेचर T1 पर वेपर प्रेशर PA naught 1 और टेम्परेचर T2 पर वेपर प्रेशर PA naught 2. मैं दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन लिखता हूं. हम कहेंगे PA naught 1 is equals to AE minus delta H R T1.
लिख सकते हैं एक्सप्रेशन। सिमिलरली फॉर टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2 के लिए भी लिखा जा सकती है ये बात, PA02 is equals to AE minus delta H R T2. We can write that expression. Now dividing both the equation, मैं इसको 1 मान लेता हूं, let that equation be 1 and let that equation be 2. एक इक्वेशन को 1 मान लिया गया है एंड एक को 2 मान लिया गया है। नाउ डिवाइडिंग 1 by 2, डिवाइडिंग 1 by 2, 1 को 2 से डिवाइड करा जाए, विल गेट PA01 अपॉन PA02 is equals to AE minus delta H R T1 upon AE minus delta H R T2. A से A will cancel out, A से A cancel out हो जाएगा क्योंकि constant है, it will cancel out. We're left with PA01 upon PA02 is equals to E minus delta H R T1 upon E minus delta H R T2. R T2. Now बेस बराबर है, बेस बराबर होने से व्हाट विल हैपन, These are in division, यहां पर डिवीजन हो रहा है और बेस बराबर है and hence powers will get subtracted, powers को subtract कर दिया जाएगा। कैसे? हम कहेंगे PA01 upon PA02 is equals to E minus delta H R T1 minus delta H R T2. और अब PA01 upon PA02 is equals to E delta H R T1 T2 minus delta H R T1. That is my simplified expression for variation with temperature. How vapor pressure varies with temperature. In that manner, we can conclude vapor pressure varies with temperature. PA01 upon PA02 is equals to E raised to the power minus delta H RT2 minus delta H RT1. That is my simplified expression. इसको और सिंप्लीफाई करा जा सकता है by taking log
log के माध्यम से we can simplify it more, but I think we are not left with the space on the board. मेरे पास इतनी space नहीं बची है. You just first copy down fast. आप इसे copy कर लो, फिर मैं इसका और simplified expression लिखवा देता हूँ. Just copy down fast. चलिए लेट्स मूव ऑन. मैं इसका और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखवा देता हूँ. मेरे ख्याल से अब इन चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है. हम इसी एक्सप्रेशन को उठाएंगे. मैं इनफैक्ट सारा बोर्ड इरेज कर देता हूँ, सिर्फ वो वाला एक्सप्रेशन छोड़ देता हूँ. इस एक्सप्रेशन को छोड़कर मैं सारा बोर्ड इरेज कर देता हूँ. चलिए अब मैं इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखता हूं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं, सो दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम इट इजीली, जिससे हम इस एक्सप्रेशन से बड़ी आसानी से कुछ कंक्लूजन्स को निकाल पाए. सबसे पहले मैं लिखता हूं PA01 अपॉन PA02 इज इक्वल्स टू, पूरे में से कॉमन आ रहा है डेल्टा H बाय R एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 बाय T2 अपॉन 1 बाय T1. Now taking natural log both sides. Natural log both side. What will get? ln PA01 upon PA02 ln E delta H by R 1 by T2 minus 1 by T1. Now we know that, हम जानते हैं log m raised to the power n is equals to n log m होता है. मैं इसी एक्सप्रेशन, इसी प्रॉपर्टी का यूज करता हूं. ln PA01 by PA02 is equals to delta H R 1 by T2 minus 1 by T1 ln E. एंड हम जानते हैं ln E is equals to 1. Natural log E is always equals to 1. ये हम दोनों बातें जानते हैं. तो अब मैं लिख सकता हूं ln PA01 upon PA02 is equals to delta H by R 1 by T2 minus 1 by T1. लीजिए, that is my more simplified expression. और इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं. हम कहते हैं log base E
मतलब नेचुरल लॉग या लॉग बेस ई x is equals to 2.303 log base 10 log base 10x, ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं, तो मैं इसी एक्सप्रेशन का यूज करता हूं और मैं लिख सकता हूं 2.303 log base 10 PA naught 1 by PA naught 2. ln नेचुरल लॉग की जगह मैंने log base 10 लगा दिया है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर, बाकी सब एज इट इज डेल्टा एच आर 1 upon T2 minus 1 upon T1, or now I can rewrite it as log 10 PA naught 1 upon PA naught 2 is equals to delta H R, सॉरी मैं इस 2.303 को इधर ले आता हूं, 2.303 को इधर ले आता हूं, तो इट विल बिकम 2.303 R 1 upon T2 minus 1 by T1 लीजिए, that is the most simplified expression. That's the most simplified expression that shows how vapor pressure varies with temperature. Now let us try to plot a graph. Temperature versus vapor pressure graph. How vapor pressure varies with temperature. देखेंगे vapor pressure versus temperature. That's very good. इधर हम टेम्परेचर लेते हैं और इधर वेपर प्रेशर। ना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कैसे, हमने अभी भी देखा था, PA नॉट इज इक्वल्स टू AE माइनस डेल्टा HRT। ये एक्सप्रेशन हम अभी जस्ट 2 मिनट पहले देखकर आए हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। विद इंक्रीज विद टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। कैसे? इन दैट मैनर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इन दैट मैनर।
ऑब्जर्व इट, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ग्राफ साफ साफ नजर आ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वेपर प्रेशर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन दैट मैनर वेपर प्रेशर वेरीज विद टेम्परेचर, कुछ इस तरीके से वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट और फिर मैं कुछ बातें और बताता हूं। आप सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन। मैं अब कुछ और बातें बताता हूं। इनफैक्ट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा विच यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। खास बात, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे एनसीईआरटी लेवल पर, सीबीएसई लेवल पे उपयोग नहीं होता है। दैट एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारे जेई और नीट के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। विल डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस दोस क्वेश्चंस, बट फॉर सीबीएसई लेवल, एट सीबीएसई लेवल इस एक्सप्रेशन से ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता, ना इस एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड, ना इस एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड। These are for your basically for your competitive exam, NEET और JEE के लिए आर्टिकल है। चलिए now let's move on। देखिए हमने अभी अभी देखा था volatile substances क्या होते हैं जिनकी इवेपोरेट करने की टेंडेंसी होती है। Just again imagine that volatile substance, फिर से वही वोलेटाइल सब्सटेंस इमेजिन कर लिया जाए। प्योर वोलेटाइल सब्सटेंस, and these are the particles of that substance, molecules of that substance।
and these are volatile substance. This is my pure volatile substance, pure volatile substance A, and the tendency to evaporate is denoted by upward directed arrow. This arrow again shows their tendency to evaporate. ना अब आपने कभी सोचा है ये वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसकी इवेपोरेट करने की टेंडेंसी है, तो ये फिर एकदम सारा का सारा सब्सटेंस इवेपोरेट क्यों नहीं हो जाता? इसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है। यह एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, जब वोलेटाइल है, इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है, तो ये सारा का सारा एकदम से इवेपोरेट हो क्यों नहीं जाता? Why doesn't it evaporate simultaneously or instantaneously? कि एकदम से सारा का सारा इवेपोरेट क्यों नहीं हो जाता? देखिए मैं समझाता हूं। बिल्कुल इसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है, पर इसके ऊपर हमारे पास we have got some atmospheric pressure, we have got atmospheric air। हमारे पास एक एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर कुछ हवा है, एटमॉस्फेरिक एयर है, और उस एयर का कुछ प्रेशर है, जिसे हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ये मेरे पास कुछ हवा है, और इस हवा की वजह से कुछ प्रेशर एग्जर्ट होता है। हर एक ऑब्जेक्ट पर वो प्रेशर होता है, एंड वी कॉल इट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर वी कॉल इट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर या ड्यू टू एयर is termed as atmospheric pressure। And it is found to be 1 atmosphere or 760 mm of Hg। These are 2 units। इस हवा की वजह से जो भी प्रेशर है, we call that pressure as atmospheric pressure, and that is 1 atm or 760 mm of Hg। अब ये जो हवा है, यह जो एयर है, that will exert some pressure on that molecules। ये एटमॉस्फेरिक एयर, ये हवा जो एटमॉस्फेयर में है, ये इस लिक्विड के सरफेस पे कुछ प्रेशर एग्जर्ट करती है। दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। ये इवेपोरेट करना चाहते हैं, ये इवेपोरेट होना चाहते हैं, इनकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है, ये बिल्कुल इवेपोरेट हो रहे हैं, पर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है। यह हवा, यह एटमॉस्फेयर इन्हें उड़ने नहीं देती, ये इन्हें वापस दबाकर रखती है, वापस धक्का मार देती, ये इन्हें दबाकर रखती है, इन्हें एस्केप नहीं करने देती, उड़ने नहीं देती। ये एटमॉस्फेरिक हवा ऊपर से प्रेशर लगाती है और इन मॉलिक्यूल्स को वापस दबा के रखती है, एस्केप करने नहीं देती, उड़ने नहीं देती। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे,
टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से वोलेटाइल नेचर बढ़ जाएगा। वोलेटाइल नेचर के बढ़ जाने से वहां पर वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह ब्रेक हो जाएंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाने से इन पार्टिकल्स का वोलेटाइल नेचर बढ़ जाएगा, और वोलेटाइल नेचर बढ़ जाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा, एक ऐसे पॉइंट पर रीच हो जाएगा जहां पर ये वेपर प्रेशर, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर becomes equals to external atmospheric pressure, that is 1 atmosphere। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पर दैट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पर ये होगा, द टेम्परेचर एट विच दिस वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू 1 atm और एक्सटर्नल प्रेशर, that temperature is termed as boiling point। उस टेम्परेचर को boiling point कहा जाएगा। मैं एक बार इसको बनाता हूं फिर आपको समझाता हूं। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है। अभी इन पार्टिकल्स का वोलेटाइल नेचर है, ये इवेपोरेट करना चाहते हैं, पर ऊपर से एटमॉस्फेरिक एयर इन्हें इवेपोरेट करने नहीं देती, इन्हें फ्रीली इवेपोरेट करने नहीं देती, ऊपर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगा के रखती है, एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखती है। ये एटमॉस्फेरिक है, इनको दबा के रखती है। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे वोलेटाइल नेचर बढ़ेगा, वोलेटाइल नेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां पर ये वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। और इस पॉइंट पर ये जो एटमॉस्फेरिक एयर इन्हें इवेपोरेट करने से रोक रही थी, अब ये एयर रोक नहीं पाएगी। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इन मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने से रोक नहीं पाएंगे। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स विल इवेपोरेट फ्रीली, ये फ्रीली इवेपोरेट करने लगेंगे विदाउट एनी अपोजिशन, विदाउट एनी अपोजिंग फोर्स, आजादी से उड़ने लगेंगे।
ये जो पहले एटमॉस्फेरिक हवा रोक रही थी इन्हें इवेपोरेट करने से, अब इसका इफेक्ट तो खत्म कर दिया गया है। किसने? वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया और इसकी वजह से ये जो प्रेशर लग रहा था और इसके वेपर्स का प्रेशर, भाई यहां पर कुछ वेपर्स आ जाएंगे, ये कुछ वेपर्स है, जब इनका भी प्रेशर एक एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा देन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और जैसे ही एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नाउ देयर विल बी नो अपोजिंग फोर्स, देयर विल बी नो अपोजिशन एंड दैट molecules will start evaporating freely and that free evaporation is termed as boiling। इस free evaporation को कहा जाता है boiling। that phenomena of free evaporation is termed as boiling। the phenomena of free evaporation is termed as boiling। इसे boiling कहा जाता है। अब इन्हें evaporate करने से कोई नहीं रोक पाएगा, यह आजादी से evaporate करेगी। जो ये एयर थी जो evaporate करने से रोक रही थी, इसका इफेक्ट खत्म कर दिया गया है बाय दिस वेपर प्रेशर। ये जो वेपर्स का प्रेशर है इसने इसका फोर्स को नलीफाई कर दिया है एंड नाउ दिस विल इवेपोरेट फ्रीली। अब द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर दैट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, that temperature is called as boiling point। उस टेम्परेचर को boiling point कहा जाएगा। the temperature at which the temperature at which the vapor pressure becomes equal to 1 atmosphere, that temperature is called as boiling point of that substance। and is denoted by TB। and is denoted by TB। उसे TB नॉट से डिनोट करा जाएगा। दैट इज द टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। I hope today you will have, आज आपको इस समझ आ गया होगा what is the difference between boiling and evaporation। Evaporation is a slow process, boiling is free evaporation। evaporation धीमा होता है, slow होता है, तो boiling is free evaporation। जब evaporation बड़ी तेजी से होने लग जाए, विदाउट एनी अपोजिंग होने लग जाए, विदाउट एनी अपोजिंग फोर्स हो, फ्रीली इवेपोरेशन हो, उसे कहा जाएगा बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पे होगा उसे कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट।
खास बात इस ये जो है ये पुरानी डेफिनेशन है। द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स और द सॉल्वेंट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग और बॉइलिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। वह टेम्परेचर जिस पे वह सब्सटेंस बॉइल होने लगे उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ये ओल्ड डेफिनेशन है। इट इज फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड, बट फॉर 12th स्टैंडर्ड हम कहेंगे द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर becomes equals to 1 atmosphere, that temperature is called as boiling point of that substance and is denoted by TB naught। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी मैंने बता दिया है, क्योंकि इसे फ्री इवेपोरेशन से, फ्रीली इवेपोरेट होने से ये एटमॉस्फेरिक एयर रोक रही है, ये इसे उड़ने नहीं दे रही। अगर मैं इसका अपोजिंग फोर्स जनरेट कर दूं तो ये फिर इवेपोरेट करने से नहीं रोक पाएगी, फ्रीली इवेपोरेशन को नहीं रोक पाएगी, और जब फ्री इवेपोरेशन होने लगेगा तो उसे बॉइलिंग कहा जाएगा। अब ये कब होता है? जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो ये एटमॉस्फेरिक हवा का, एटमॉस्फेरिक एयर का जो इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है, वह कैंसिल आउट हो जाता है। और 1 एटमॉस्फेयर पे जैसे ही वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पहुंचता है वैसे ही वह सब्सटेंस बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, फ्री इवेपोरेटिंग स्टार्ट हो जाता है। अब इसी समय फॉर वाटर की बात करी जाए, फॉर वाटर when temperature reaches to 100 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है देन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। सो या देयरफॉर boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर का कब होता है? जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। और जैसे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, जिस टेम्परेचर पर होगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा, एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात याद रखी जाए क्योंकि ये आगे यूज होगी। हाउ डू वी डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, इस बात को आपको याद रखना है। एंड दैट्स द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। आज के लिए काफी है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। मैंने लगभग सारे कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स रिगार्डिंग वेपर प्रेशर कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। आज के लिए काफी है। नेक्स्ट विल कंटिन्यू आवर लेक्चर फ्रॉम हियर ओनली। हम अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट। आप फटाफट कॉपी कर लिया जाए। बाय बाय। दैट्स ऑल फॉर द